अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ वेलू था बाय राबिया खान का एपिसोड 11 लेकर। और अब बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो उसके करीब आने पर गैर इरादी तौर पर सांस रोक लिया करता था। मरकज़ खामोश हो गया था। हॉल में मौत का सा सन्नाटा था। लड़के उसे हाथ देकर उठा रहे थे। उसने गैर महसूस तरीके से अपने हाथ आज़ाद किए, दुपट्टा उठाया, मताई कुल की मानिंद उसे सीने से लगाए हुए वहां से पलट गया। उस पूरी रात वो रेशम के दुपट्टे को खुद से लगाए हुए बैठा रहा था। वैसे ही एक टांग बिछाए, दूसरी मोड़ कर उस पर हाथ रखे। पलकों पर नमी अब तक ठहरी हुई थी। पपोटे रोने के बाद कदरे सूज कर सुर्ख हो रहे थे। तासुरात में खालीपन था। उन्हीं रूखी आंखों से सामने पेंट उखड़े हुए दीवार को देखे गया। सीने में मौजूद सियाह गड्ढे की तकलीफ थम गई थी। सांसों की ज़ेरो बम में सकूत सा आ ठहरा था। यूं लगता था गोया सदियों का बोझ हटा हो। उसके भारी कंधों में आज़ादी का एहसास तहलील हो रहा था। चीख चीख कर रोते हुए आंसू बहाने से उसके अंदर जमी हुई तहों को नरमी से पिघला दिया था। अगली सुबह वो कमरे से बाहर चला आया था। मरकज मामूल की मानिंद बेदार हो चुका था। सब एक दूसरे से निगाहें चुराते हुए अपने अपने कामों में सर दिए हुए थे। कोई उसे गलती से भी नहीं देखना चाहता था। सीनियर्स ने चुप साध ली थी। जूनियर्स ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम देने के लिए कमरे कस ली थी। वो भी सिंह की जानिब चला आया, बर्तन धोए। हॉल में आकर जमीर के साथ सफाई में हाथ बटाया। ऐमन के साथ मरकज का कूड़ा बाहर फेंकने में मदद दी। एक खामोश माहिदा था जो एक दूसरे से बांधे हुए था। गुज़िश्ता रोने के कर्मनाक वाक़ये ने उन सबको आपस में किसी सीसा प्लाई दीवार के माने जोड़ दिया था। अहदा पैमा के बिना, वादा व ईद के बगैर वो सब आपस में यूं जम हो रहे थे गोया सालों से साथ रहे हों। जाफर ने राहदारियों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करवा दिए थे। उनकी एचडी क्वालिटी फुटेजेस अब हर आन मरकज़ में बालाई मंजिल पर वाक़ उसके ऑफिस में नशर की जा रही होती थी। अब वहाँ किसी जीरो में सकत नहीं थी कि किसी कमतर ताकत रखने वाले को टॉर्चर सेल में ले जाकर जिस्मानी बर्बरियत का निशाना बनाए। असूल की एक फिज़ा कायम हुई तो लड़के भी उस वाक़े को पीछे छोड़े हुए आगे बढ़ गए। जाफर तन्हाई से उनकी तरबियत कर रहा था। अरब के साथ हर रात कई घंटों की मशक भी जैसे मामूल का हिस्सा बनती जा रही थी। पैदर पे गुजरते हुए दिनों में वो हर दिन की अक्सानियत से बेजार हुए बिना डट कर सीखता रहा। उसने गिरना सीखा, फिर उठना, फिर लड़ना। जाफर ने उसे हर वार में महारत के लिए डंडे के जोर पर मशक करवाई थी। एक रात उसने बॉक्सिंग ग्लव से मबरा होकर चमड़े के बेग पर मुक्के बरसाए। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हाथों की ऊपरी जिल्द फट गई थी और उनमें सोजिश होने लगी थी। अंगुश्ते बंद से तकलीफ सरायत करती अब बाजू तक जा रही थी। वो परवाह किए बिना उनकी सफ़ेद पट्टियां खोलने लगा। दर्द की शिद्दत से हाथों में ना महसूस सी लर्जिश महसूस होती थी। कुर्सी पर बराजमान जाफर ने उसे बगौर देखा। वो हाँपता हुआ बेड पर बैठ गया था, टांगों के इर्द गिर्द हाथ लपेटते। वो अब जमीन को देखते हुए फूले सांस को दुरुस्त कर रहा था। ये लो, जाफर ने वहीं से कहा। उसने सर उठाया, फिर उसकी जानिब से उछाला गया महलूल महारत से पकड़ा। वो जख्मों का मरहम था। उसने चेहरा उठाकर जाफर को देखना चाहा। वो अब जीनों की जानी बढ़ रहा था। अंदाज में बेनियाजी सी लापरवाही घुली हुई थी। उसने महलूल एक जानिब रख दिया था। अगली दोपहर खाना खाते हुए एक सीध में बराजमान लड़के प्लाव पर लड़ रहे थे। छीना झपटी एक दूसरे से खींच कर खाते। वो अतराफ में देख रहा था। भूख मर चुकी थी। अभी वो उठने के लिए पर तोल ही रहा था कि जाफर ने उसके सामने चावल से भरी हुई प्लेट पटकी। वो चौंका। सब लड़के भी चौंक कर रुक गए थे। खाओ। प्लेट की जानिब आबरू से इशारा किया तो उसने बिना किसी पशोपेश के हाथ बढ़ा दिया। अब वो हर दिन लड़कों में बैठा डटकर खाने लगा था। इतनी सख्त जिस्मानी मशक्कत के बाद उन लड़कों को जिनों भूतों की मानिंद भूख लगा करती थी। बकौल जाफर के उनका बस चलता तो इंसान भी खा जाते। उसके कहने पर वो भरे मुंह से हंसते और फिर हंसते ही चले जाते। अरब सर झुकाए हुए खाने में मसरूफ रहता। उसे अब किसी बात पर हंसी नहीं आती थी। आसपास साथियों से अगरचे फासला यूं ही बराबर था, मगर अब पहले जैसा तनाव, घुटन और खुद अजियती थम गई थी। वो अब हर आन उसके कमरे में बबांगे दहल घुसे बैठे होते थे। कह के लगाते, एक दूसरे पर जुमले कसते, पेट पर हाथ रखकर हंसते और लोटपोट होते। वो महज उन्हें देखता, कभी जिच आ जाता, कभी उकता कर टोक देता।
कभी खपकी से उन सबको धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देता। अगले दिन बर्तन धोकर रेक में रखते हुए उसके कानों में उनकी सरगोशियां पड़ी थीं। चेमगोइयां करते वो किसी मामले पर उलझे हुए थे। उसने ध्यान न दिया, लेकिन वो ऐन उसी रात उसके तंग से हुजरे को मजली से शोरी बनाए बैठे थे। मसला चाय थी। यहाँ का बदमज़ा खाना रुगबत से खाने के वो आदी हो चुके थे, लेकिन चाय इतनी बदजायका, फीकी और पतली हुआ करती थी कि वो चाहकर भी उसके आदी न हो पाए थे। उन सब ने तय किया था कि जाफर से उस इंतहाई गंभीर मसले पर गुफ्तो शनीयत के जरिए कोई हल ज़रूरी बरामद कर लेंगे। वो अदम तवज्जी और कदरे गैर दिलचस्पी से सुन रहा था। बहुत ही शिद्दत से उन सबको अपने कमरे से दफा हो जाने का इंतजार भी उसके चेहरे से आया था। लड़कों ने उसकी बेजारियत का नोटिस न दिया। उनकी बला से वो हमेशा बेजार रहता। क्यों ना अरब बात करे, एक ने मशवरा दिया तो उन सबकी आंखें जगमगाने लगी थीं। पुरउम्मीद निगाहों से उसका चेहरा देखा। मैं कोई बात नहीं करूंगा, उसने इंतहाई बेमरवती का मुजाहरा करते हुए रुखाई से कहकर रुख फेर लिया था। यही करेगा, नारा ऐमन की जानिब से लगाया गया था। उसके इनकार को अहमियत ही नहीं दी। उसने एक तपी हुई बरहम निगाह उस पर डाली। क्या? उसके घोरी पर फौरन अनजान बन गया। तुम जाफर को सबसे ज्यादा पसंद हो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। घुमा घुमा कर जवाब देने की सलाहियत बाकमाल थी। बिल्कुल नहीं, अब बहुत अच्छा होगा कि तुम सब मेरे कमरे से दफा हो जाओ। पहले तुम हामी भरो, नहीं तो हम पूरी रात यहीं बैठेंगे। ऐमन ने भी उतनी लिटाई से कहकर उसकी बिस्तर पर फैलते हुए कहा था। बैठे हुए लड़के भी पैर पसारे आरामदेह हो गए। उसने दांत पीसकर गहरा सांस लिया था। मैं कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हारा मसला है, तुम खुद बात करो। साफ इनकार, मुंह पर इनकार। लड़कों ने उसे अफसोस और कतरे पुरशिपा निगाहों से लताड़ा था। अगली रात ट्रेनिंग से फरागत के बाद वो सब उसे बाकायदा घसीटते हुए जाफर के ऑफिस तक ले आए थे। राहदारी में हजूम सा इकट्ठा था। सीनियर्स ने अपने कमरों से झांक कर देखा। मैं कोई बात नहीं करूंगा, वो एहतजाज करता गुर्रा रहा था, साथ ही अपने बाजुओं को उनके हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। इसी पल किसी ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेला तो वो गिरते गिरते बचा। जाफर ने फाइल से सर उठाकर उसे देखा। वो सब दरवाजे के बाहर उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे, कान पकड़ रहे थे, माजरत कर रहे थे। उसने एक गहर आलूदगी का उन सबको देखा, फिर इंतहाई जब्त से जाफर को, जो अपना काम छोड़े हुए मुतवज्जा सा लग रहा था। जी फरमाए, हाथों का बाहम मिलाकर बड़ी ही फुर्सत से पूछा। वो चाय अब से हम खुद बनाया करेंगे। अंदाज लठमार था। बाहर खड़े लड़कों ने उसे गायबाना गालियों से नवाजते हुए खिफ्फत से चेहरा छुपा लिए थे। ये क्या तरीका था दरख्वास्त करने का? जाफर के आबरू ऊपर उठे, जैसे हैरान हुआ हो। अगर ये इतला थी तो बहुत ही जारहाना अंदाज में दी गई थी, और अगर ये दरख्वास्त थी तो इसमें दरख्वास्त की शदीद कमी थी। वो चाय बहुत घटिया होती है, सर उठाकर मजीद कहा। जाफर के लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे वह जब्त कर गया था। सियाह ट्राउजर पर स्याही टी शर्ट पहने, बालों को माथे पर गिराए, वो जेबों में दोनों हाथ उड़से हुए यूं खड़ा था, गोया बंदूक के जोर पर भेजा गया हो। अच्छा, और मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ जो तुम्हें यहाँ पर चाय का खोखा खोल कर दूंगा? बाप पर मत जाओ, मैंने बस एक मुतालबा किया है। तंबी करके वजाहत की, पेशानी पर बल उभरे। जाफर इत्मीनान से कुर्सी के हत्थे पर कोहनी जमाए हुए, दो उंगलियां लबों पर टिकाए उसे देख रहा था। ये मुतालबा है, इसे मुतालबा कहते हैं? क्या मुतालबा ऐसे किया जाता है? सॉरी, लेकिन मैं ऐसे मुतालबे और रिक्वेस्ट कबूल नहीं किया करता जिनमें प्लीज की आमेजिश ना हो। जिस करता हुआ लहजा था तो बहुत ही ठंडा, लेकिन उसे सुलगा गया था। उसने चेहरा फेरकर काट खाने वाली नजरों से हुजूम को देखा था। वो घुटनों के बल बैठे उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे। खुदा के लिए भाईजान, ये आप कैसी दरख्वास्त कर रहे हैं? प्लीज, आंखें बंद करके बहुत ही नाखुशी से कहा। जाफर बिना जंबिश के बैठा रहा। क्या प्लीज? पूरा जुमला कहो, ढंग से दरख्वास्त करो, घुरक कर कहा। उसने पलकें बंद करके कड़वे हलक से थूक निकला। प्लीज, हमें चाय खुद बनाने दी जाए। एक एक लफ्ज किसी कदर कोशिश से अदायगी का मुस्तहक ठहरा था। जाफर ने सर हिलाया। बहरहाल बहुत ही कोई बेकार नुमाइंदा भेजा है आपके जुत्थे ने मुतालबा करने के लिए, कतरे बुलंद आवाज में कहकर बाहर खड़े हुए लड़कों को गायबाना सा सुनाया। राहदारी में मौजूद लड़कों ने चेहरा मजीद हथेलियों में दे दिया था। उनका अम्बेसडर मुतालबात को लगी लिपटी रखे बगैर ही पेश किया जा रहा था, और अफसोस तो इस अमर का था
कि उसे उस अमल का मलाल भी ना था। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी दरख्वास्त पर गौर व खोज करेंगे। लहजे को मुतवाजन रखे, एक बार फिर सही की। जाफर ने कदरे गर्दन हिलाई थी और फिर अपने सामने धरी हुई फाइल खोल ली। ये अंदिया था कि अब वो यहाँ से अपना रुखसत सफ़र बांध सकता है। जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना खविल्द, मसरूफ से अंदाज में कहा। उसने एक तपी हुई निगाह उसके झुके हुए सर पर डाली और फिर बाहर चला आया। अपने पीछे दरवाज़ा कदरे आवाज़ के साथ ठा से बंद किया। जाफर ने चौंक कर गर्दन उठाई। ये लड़का? वो राहदारी में आ निकला था और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक लेते। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से नीचे उतर आया था। वो सभी मायूस निगाहों के तबादले करते सुस्त कदमों से नीचे चले आए थे। उस रात कोई उसके हुजरे में नहीं आया था। अगली सुबह वो दीवार से टेक लगाई ही गनोदा सी हालत में बैठा था कि बाहर से खुशी से पुरजोश नारों की आवाज़ें आने लगी। अगले ही पल राहदारी में भागते हुए कदमों की धमक उभरी और फिर उसी पहर किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा धार से खोला था। वो नींद से भरी हुई आंखें लिए उन्हें देखता मामला समझने की सही कर रहा था। अरब, जाफर ने हमें चाय का सामान मंगवा दिया है, दूध, पत्ती, चीनी और इलायची भी। ऐमन था और इसी तरह फरत जज्बात से कहते कहते उसने सामने बैठते हुए उसके हाथ भी थाम लिए थे। अरब ने अगले ही पल उसके हाथों से अपना हाथ आज़ाद किया, लेकिन अगले ही लम्हे कमरे के दरवाजे से नफरी दाखिल हुई और इसके बिगड़े हुए मूड और चढ़ी हुई तेवरे के बावजूद भी उसे कंधों पर उठाकर बाहर ले आए थे। अब वो सब दायरा बनाए हुए नाच रहे थे और साथ कोई गीत भी एक आवाज़ हुए गा रहे थे। उन सब के बीच जमीर ने अरब को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। वो चीख रहा था, दहाड़ रहा था कि उसे उसी लम्हे नीचे उतारा जाए, लेकिन इतने शोर हंगामे में किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। वो अब उसे अपने हाथों में लिए कई कई इंच की बुलंदी तक उछाल रहे थे। सीनियर्स ने कसरत करते हुए हंसी दबाई। जाफर ने जीनों के दहाने से उन सब गधों को बस एक नज़र देखा था, फिर सर झटक कर ऑफिस की जानिब बढ़ आया। सरे शाम ही ट्रेनिंग से फरागत के बाद चाय का एक अजीम दौर चला। ऐमन और शाहिद सर पर कपड़े लपेटे हुए होटल पर मौजूद पठानों की मानिंद चाय बनाने में मसरूफ दिख रहे थे। उन सब ने आज सीनियर्स को चाय की दावत पर मदऊ किया था, जिसे वो तहे दिल से कबूलियत का शर्फ बख्शते हुए हाजिर हो गए थे और अब हॉल में बैठे किसी बात पर कहके लगा रहे थे। इसी पल अपने ऑफिस से वापस पलटते हुए जाफर जीनों पर नमूदार हुआ तो सब यकलख्ती खामोश हुए। वो सियाह ट्राउज़र और सियाही शर्ट में मलबूस खासा वजीहा लग रहा था। बाल गीले होकर पेशानी पर लहरा रहे थे। कदम कदम चलता करीब आया और अरब के बराबर कुर्सी खींच कर बैठा। वो सब हाथ रोके हुए उसे देखने लगे। क्या हुआ? क्या मैं चाय पर मधु नहीं था? और उसके संजीदगी से पूछते ही सब हंस पड़े। ज़रूर, आपकी बदौलत ही तो हम अपनी मर्जी के चाय पीने के काबिल हुए हैं। ऐमन ने वहीं से हाँक लगाई तो सबने सर अस्पात में हिलाया। मेरे लिए कड़ी हुई चाय और शक्कर कम, उसने भी वहीं से कहा तो ऐमन ने राजर बॉस कहते हुए रुख फेर लिया था। उसने चेहरा मोड़कर साथ बैठे हुए अरब को देखा। वो खामोश बैठा गैर दिलचस्पी से एंजल का बयान करदा कोई किस्सा सुन रहा था। क्या तुम्हें किसी बात का अंदाजा हुआ? उसके पूछने पर वो चौंका। उसकी जानिब एक उचटती निगाह डाली। उसे ऑफिस में होने वाली बेइज्जती अभी भूली नहीं थी, लेकिन जाफर को ऐसी कोई बेइज्जती याद नहीं थी। किस बात का? कि तुम दरख्वास्त करने के लिए नहीं बने और मुतालबात सामने रखकर मुकाबिल फरीक को कायल करने में तुम इंतहाई बुरे हो। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन अरब को फिर भी उसके लहजे में शरारत की रमक महसूस हुई। उसने बिगड़कर उसकी जानिब देखा। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुमने मेरा मुतालबा क्यों कबूल किया? जताया। वो इसीलिए क्योंकि तुमने कोशिश की, अपना लहजा दुरुस्त करके प्लीज़ कहा और नापसंदीदगी होने के बावजूद भी अपने साथियों के लिए मेरे ऑफिस तक आए। ये रवैया तुम्हारे लिए आगे बहुत ही करामत साबित होगा। पल के बाहम पेवस्त करके उसे सराहा। मैं नहीं आया था, मुझे लाया गया था। उसने तस्वीर की तो जाफर ने कंधे उचकाए। जो भी कहो, लेकिन तुमने एफर्ट की। मैं कोशिश करने वालों की कदर क्या करता हूँ। अरब ने कोई जवाब न दिया। ट्रे में रखे हुए कप्स में से एक कप उठाया जो हसन उन सब के सामने पेश करता आगे बढ़ रहा था। चाय का दौर थम गया। शब की तारीकी में मरकज पर गुनूद की तारी थी। वो दोनों हॉल में एक दूसरे के मुकाबिल थे। मामूल के बरक्स उन दोनों के हाथों में खंजर थे। वो उसे खंजर को घुमाकर अगले को जेर करना सिखा रहा था। अरब इनहमाक से सुनता, खंजर को उसी के अंदाज में घुमाने की कोशिश करता
اور ہر بار اس کا ہتھیار چھوٹ کر زمیں بوس ہو جاتا۔ ہتھوڑی، پانا، کلہاڑی، زنجیریں، انگشتے بند میں پہنے جانے والی کڑیاں، یہ تمام ہتھیار مہارت سے زیادہ طاقت مانگتے ہیں۔ اگر تم انہیں اپنے ہاتھوں کی طاقت کے بل بوتے پر استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان ہتھیاروں کے ساتھ بد احتیاطی سے کام لیا تو یہ تمہارے لیے استفادیت سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بنا رکے بہت ہی روانی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ عرب اس کے ہر اٹھتے قدم کو محتاط گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو خنجر تم نے تھام رکھا ہے یہ خاصا خمدار ہے۔ اگر کسی وقت میں تمہارے حریف نے یہ تمہارے ہی ہاتھ میں تمہاری شہر کی جانب پھیرا تو نقصان بہت گہرا ہو سکتا ہے، اسی لیے بہت احتیاط سے کام لینا۔ احتیاطی تدابیر، ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے، انداز، بچاؤ اور وار کرنے کے منتوع زاویے، وہ ہر شے پر کئی ہدایت سنتا اور انہیں ذہن نشین کرنے کی کوششوں میں سرگردہ نظر آتا۔ ایک رات جعفر کے حکم پر ان سب نو عمر جوانوں کو مرکز کے ہال میں جمع ہونا پڑا۔ وہ سب ایک دوسرے سے اشاروں کنایوں میں دریافت کر رہے تھے کہ معاملہ کیا تھا۔ لا علم ہونے کے باعث شانے اچکائے گئے، گھڑی کی ٹک ٹک پر منتظر ٹھہرا گیا۔ اسی پہر جعفر جینوں سے اترتا ہوا نیچے چلا آیا، پھر قدم قدم چلتا آگے آیا اور ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ حلیہ عام تھا، نقوش میں اطمینان گھلا تھا۔ اب وہ وقت ہے کہ تم سب اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرو۔ حسب عادت بنا تمہید کے بات کا آغاز کرتے ہوئے ان کے چہروں کو دیکھا۔ وہ سب چونکتے ہوئے ایک دوسرے کے جانب دیکھنے لگے۔ مافیا سرکلز میں کام کرنے کے لیے جہاں جسمانی طاقت اور ہتھیاروں کی مہارت درکار ہے، وہیں تم سب کا تعلیم یافتہ ہونا بھی انتہائی ناگزیر عمل ہے۔ ہم کسی بھی ایسے انسان کو اپنے حساس معاملات تک رسائی نہیں دے سکتے جو تعلیمی اعتبار سے صفر ہو۔ اسی لیے ہر گروہ کی مانند تم سب کو بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ہماری فیملی، مافیا کو عام اصطلاح میں فیملی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، رضاکارانہ طور پر مالی معاونت فراہم کرے گی۔ تم سب کا کام محض تعلیم حاصل کرنا ہوگا، خود کو قابل بنانا ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ ان سب کے چہروں پر ابھرتے ہوئے استفسار، حیرت اور الجھن دیکھ رہا تھا۔ ایک مستفسر نے ہاتھ اٹھایا۔ جعفر نے سر کو خم دیا، گویا سوال کی اجازت دی ہو۔ ہم کیسے رہیں گے، کیسے جائیں گے؟ وہ سب فیملی کی ذمہ داری ہے۔ پرسوں صبح تم سب تیار رہنا، باقاعدہ طور پر تم سب کا داخلہ ایجنسی میں واقع اسکول میں کروایا جائے گا۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ پیچھے کھڑے وہ سب اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے، پھر وہاں سے چھٹ گئے۔ عرب کے حضور کم مجلس شوری میں ایک بار پھر سے لڑکے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ جوش سا جوش تھا، خوشی سی خوشی تھی، چند ایک اداس بھی تھے کہ اب انہیں دوبارہ سے تعلیمی سفر کو وہیں سے جوڑنا تھا جہاں سے اسے خیر آباد کہہ کر آئے تھے۔ عرب خاموش بیٹھا۔ ایمن نے اسے ٹھہوکا دیا تو وہ چونکے بغیر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم خوش نہیں ہو ہم اپنی تعلیم مکمل کر سکیں گے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، چہرہ دوبارہ سامنے پھیر لیا۔ خوش ہو؟ ایمن کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ احساسات مردہ تھے، خوشی کا احساس بے حد مان پڑ گیا تھا۔ ہر جذبے کو محسوس کرنے کے لیے جو جذباتی توانائی اسے درکار تھی وہ اس توانائی سے خالی ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ سرے شام ہی مرکز میں ٹریننگ سے فارغ ہوئے، یہاں وہاں گرے پڑے تھے، تھکن وجود سے آیا تھی۔ پھولی سانسوں کے درمیان وہ تیزی سے پانی کی بوتلیں منہ سے لگاتے گھٹاگھٹ پیاس بجھا رہے تھے۔ گرمی کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے دیکھتا ہوا مرکز شام کے پہر تپش اگلنے لگتا تھا۔ اسی پل باہر سے بارودی ملازم کسی کو روکتا ہوا بوکھلا کر اندر داخل ہوا۔ بے ہنگم آوازیں تھیں یا تیز سے بولتی ہوئی نسوانی آواز۔ وہ سب بے اختیاری چونک کر داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل سب ٹھہر گیا، سکوت چھا گیا۔ بینچ پریس لگاتا ہوا عرب بھی لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ ایک 27-28 سالہ دھان پان سی دوشیزہ آگ اگلتی آنکھوں سے ہاتھ باندھے ہوئے اطراف میں شاید کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے، میک اپ سے آری لیکن خوبصورت چہرہ لیے، اس کے عقب میں ہی ایک لڑکی دوڑی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں کیک تھام رکھا تھا۔ میم، آپ یوں اس طرح اندر نہیں آ سکتی، یہ سخت وائلیشن ہے۔ وہ اڑی ہوئی رنگت لیے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن لڑکی نے ایک جھٹکے سے رخ پھیر کر اسے کٹیلی نگاہوں سے گھورا۔ وہ بے اختیار چپ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں وائلیشن کا طوفان کھڑا کر دوں، اسی لمحے اپنے منحوس صاحب کو بلاؤ، برہم آواز میں تحکم سے کہا، لیکن ملازم کو مہلت نہیں ملی۔
कोई चक्करदार जीनों से उतरकर नीचे आ रहा था। लड़की के गजब में महज एक पल के लिए कंदीलें सी जल उठी थी। फिर वो आगे बढ़ी और अपने दोस्त के हाथ में थामे हुए केक से एक टुकड़ा उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। पीछे खड़े लड़कों की चीखें निकलती निकलती रह गई। किसी ने मुंह पर हाथ रख लिया और कोई फटी हुई आंखें लिए जाफर की पुश्त को देखे गया। केक का टुकड़ा उसके चेहरे से टकराकर सिया शर्ट को दागदार करता हुआ कदमों में जा गिरा था। वो थी कि थम ही नहीं रही थी। केक के टुकड़े पे दर पे उस पर मारती जा रही थी और वो बहुत ही तहम्मुल से खड़ा उसका वार सह रहा था। आइंदा अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुम्हारी जान लेने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगी, समझे तुम? उंगली लहराते हुए धाड़ कर कहा। अलेशिया, मेरी बात। एक लफ्ज नहीं सुना तुमने? एक लफ्ज और नहीं। दूर रहो मुझसे, तुम रहो इस मनहूस ट्रेनिंग सेंटर में। आई हेट यू जाफर अजीम, आई जस्ट हेट यू। उसकी बुलंद आवाज जरूर थी, आंखों में आंसुओं की कमी उतरी, लहजा लरस गया। इतने फासले से भी अरब को उसके अंगुष्ठे शहादत की लर्जिश महसूस हुई थी। अगले ही पल वो पलटी और फिर बाहर निकलती चली गई। उसके दोस्त भी गड़बड़ाकर उसके पीछे लपकी थी। चंद पल मरकज में सन्नाटा छाया रहा था। जाफर ने रुखसार पर लगी हुई क्रीम को 2 उंगलियों में लिया और फिर उसे चखा। पलटा तो उन सबके हवनक चेहरे सामने आए। वह नज़रअंदाज करता ऊपर की जानी बढ़ गया। सीनियर्स ने लब दबाकर मुस्कुराहट जब्त की थी। फिर लड़के एंजल के गिर्द इकट्ठा हो गए थे। वो शायद उस वाक्य के पश मंजर से वाकफियत रखता था और अब बहुत ही मज़े से उन्हें आगाही दे रहा था। ये जाफर को पसंद करती है। हमेशा की तरह जाफर आज भी इसका बर्थडे भूल गया होगा यकीनन, इसीलिए वो उसके मुंह पर केक मारने आई थी। लुत्फ लेते हुए बताया। अंदाज ऐसा था जैसे वो हर साल उसी तारीख को आकर बहुत एहतमाम से जाफर के मुंह पर केक मार कर जाती हो। लड़कों की आंखें फैल गईं, एक दूसरे को देखा। जाफर के मुंह पर भी कोई कुछ मार सकता था। यह ख्याल बहुत ही दिलचस्प था। क्यों, वो उसका जन्मदिन कैसे भूल सकता है? कितनी बुरी बात है, एम ने तासुब से कहा था। साथियों ने इत्तफाकिया गर्दनें हिलाई। बहुत बुरी बात है। कौन वो लड़की? जाफर को भला कैसे पसंद कर सकती है? एक ने बाकायदा झुरझुरी लेते हुए पूछा। उसके साथ ही सब ने मुश्तरका झुरझुरी ली थी। ये तो उस लड़की से ही पूछना पड़ेगा। शायद उसे हथियार पसंद हो, या हो सकता है उसे खून खराबा और तखरीबकाराना सरगर्मियों में दिलचस्पी हो। शाहिद ने मासूम जहन में आते हुए ख्याल को अगले ही पल उगल दिया था। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। शायद उसे लगता हो कि वो जाफर को सुधार सकती है। लड़कियों को अक्सर लगता है कि वो बिगड़े हुए मर्दों को सुधार कर उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हैं। किसी एक का ख्याल नामदार सुनते ही बेसाख्ता ही कह के उभरे। सब खीखी करते गिरने लगे। लड़कों को सुधार सकती हैं? ओह गॉड, इतना एतमाद! हो सकता है उसे जाफर की आंखें पसंद हो, या फिर उसके फोरआर्म्स, या फिर पूरा जाफर। पूरा जाफर किसी को कैसे पसंद हो सकता है? शदीद इख्तिलाफ उभरा। मैं सुन सकता हूँ, रेलिंग से झांके जफर ने कहा तो वो सब सुन हो गए। मुस्कुराहटें गायब होने में लम्हा ना लगा था। आरा देते नन्हे साफियों का दिल थम गया। अगर एक लम्हे में ये मजमा ना छटा तो मैं तुम सबकी टांगें तोड़ दूंगा। ठंडे लहजे में की गई तंबी बहुत ही गिरा गुजरी थी। वो सब गधे के सिर से सिंह की मानिंद गायब हुए। उस रात वो अरब के कमरे में चला आया था। वो अपने मखसूस अंदाज में बैठा हुआ था। महज एक आबरू उठाकर उसे देखा। वो अब उसके बराबर में बैठ रहा था। चंद सातें खामोशी से फिसल गए। कौन थी वो जाती सवालात नहीं क्या करता था, लेकिन जाने क्यों एलिशिया के लहजे की नमी उसकी समातों में गूंज रही थी। जाफर ने उसे देखने से गुरेज किया। है बस कोई? कौन? दोस्त है मेरी। दोस्त जन्मदिन विश न करने पर केक मुंह पर मार कर जाती है? सवाल बड़ा ही तमस्कर लिए हुए था। उसने जब्त से उसे देखा। मुझे पसंद है। जो पसंद होता है क्या उसका बर्थडे भूल जाते हैं? लहजा शर्म दिलाने वाला था। जाफर को चुप गया। ऐसी बात नहीं है, मैं मामलात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। साफ गोई से तस्लीम किया। वो चंद सातों के लिए अफसोस से उसे देख कर रह गया। उसे बताया कि तुम अपने तई सब खत्म करके बैठे हो। हिम्मत नहीं हुई बताने की। अरब के आबरू ताज्जुब से ऊपर उठे थे। इतने बुज़दिल लगते तो नहीं हो। बुज़दिल नहीं हूँ। फिर क्या हो? किसी औरत को आश्रय देकर उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरना भी बुज़दिली ही गर्दानी जाती है।
اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ ہی تلخ تھا۔ جعفر نے اکتا کر سر جھٹکا۔ میرے ساتھ اسے زندگی بھر کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ میری زندگی سے نکل جائے، کسی اچھے انسان سے شادی کر لے۔ تو تم اچھے انسان کیوں نہیں بن جاتے؟ مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ؟ عرب نے عجیب سی نظروں سے اسے سرتا پیر دیکھا تو وہ جذب ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے جھماکا سا ہوا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ایک منٹ، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں؟ فوراً تصحیح کی۔ عرب کی مشکوک نگاہوں میں ذرا فرق واقع نہ ہوا تھا، وہ اسی طرح اسے گھور رہا تھا۔ بس میں اسے کسی تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ اب کے بولا تو لہجے میں اداسی پناہ تھی۔ عرب نے گہرا سانس لیا، چہرہ پھیر کر سامنے دیکھا۔ بہرحال تمہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ کسی لڑکی کو اتنی جذباتی تکلیف پہنچانا اخلاقی اعتبار سے بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے۔ اسے جعفر کے فیصلے سے شدید اختلاف تھا۔ وہ اس کی بات پر ہولے سے ہنس دیا۔ اسے دیکھا جو سرخ کان لیے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ کبھی کوئی لڑکی اچھی لگی ہے تمہیں؟ نہیں، یہاں میری نہیں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ جس دن اچھی لگے گی اس دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ محبت میں اپنی پوزیشن کلیئر کر کے جان سے عزیز انسان کو دور جاتے ہوئے دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں نے بتھیرے بار کوشش کی، لیکن پھر اس کا روشن چہرہ اور چمکتی ہوئی آنکھیں سامنے آتے ہی میری ساری ہمت سلب ہو گئی۔ میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ اسے اب بھی جعفر کی وجاہت قابل قبول نہ لگی۔ وہ کبھی بھی اتنا مجبور نہیں ہوگا کہ کسی لڑکی کے سامنے اپنی حیثیت واضح نہ کر سکے۔ لیکن 13.5 سالہ عرب اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا اور نا تجربہ کار تھا۔ مجھے اب کوئی انسان اچھا نہیں لگ سکتا، اعلانیہ انداز میں زخمی لہجہ لیے کہا۔ اس کا جواب سن کر جعفر مبہم سا مسکرایا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور کوئی یہاں۔ اس کے سینے میں قید دل پر انگلی سے دستک دی۔ یہاں اتر جائے گا، جب ادراک ہوگا تب دیر ہو چکی ہوگی، تب تم بھی اسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں آج جعفر کھڑا ہے۔ وہ کہہ کر اس کا کندھا تھپتھپاتا ہوا جا چکا تھا۔ وہ کئی پہروں تک اس کے جملوں کی باز گشت میں گھرا بیٹھا رہا، پھر سر جھٹکا۔ آنے والے چند دنوں میں سب نوعمر جوان اس مرکز سے اب شہر کے گرد و نواح میں واقع ایک نجی ادارے میں تعلیم کی غرض سے داخل کر دیے گئے تھے۔ ہر دن کلاسز بھگتانے کے بعد انہیں آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع اپنے مرکز کی جانب واپس پلٹنا تھا۔ وہ ہاسٹل نما ادارہ کئی ایکڑ پر پھیلی ایک کشادہ زمین پر استادہ تھا۔ راہداریاں، کمرہ جماعت، لائبریری، آؤٹ ڈور شوٹنگ سینٹر اور اگبی جانب بنے ہاسٹلز میں قیام پذیر لڑکے جو ان سے قبل ہی یہاں زیر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ زیر تربیت بھی تھے۔ اس ایجنسی میں بڑے پیمانے پر ایک تعلیمی ادارہ قائم مقام تھا جہاں تعلیم حاصل کرتے لڑکوں کے لیے بشرط سہولت مہیا کی گئی تھی۔ نجی فنڈ سے روا یہ ادارہ مالی طور پر خود مختار اور مستحکم حیثیت کا مالک تھا۔ یہ فنڈز مالک کی مافیا تنظیم کے مانند باقی تنظیموں کی جانب سے ماہانہ بنیادوں پر پابندی سے ارسال کیے جاتے تھے۔ انہیں فنڈز کی ادائیگی کے باعث یہ ادارہ غیر سرکاری طور پر NGO کے مانند کام کیا کرتا تھا۔ یہاں تعلیم حاصل کرتے طلباء کے قانونی سرپرستوں کی عدم موجودگی میں انہیں ہر طرح کی معاونت سے نوازا جاتا تھا تاکہ آنے والے اوقات میں یہاں پر موجود طلباء آگے جا کر انہیں تنظیموں کے لیے کارآمد ثابت ہوں جو ان پر اندھا پیسہ خرچ کرتے انہیں کسی قابل بنانے کے لیے سرگرم تھے۔ داخلے کے تمام کارروائیوں کے بعد گائیڈ اب انہیں ایجنسی کا باقاعدہ دورہ کروا رہا تھا۔ سب لڑکے ایک جھنڈ کی صورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گائیڈ بہت ہی پیشورانہ انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر ایک ایک تفصیل دیتا جا رہا تھا، ساتھ ہی ان کے معقول سوالات کے جواب بھی دے دیتا۔ وہ سب آگے بڑھ گئے، عرب پیچھے رہ گیا۔ اس کا تسمہ کھل گیا تھا اور وہ اسے باندھنے کے لیے پیچھے رک گیا تھا۔ تسمہ بند گیا، اس نے سر اٹھایا، پھر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مخالف سمت سے 2 لڑکے اسی جانب آ رہے تھے۔ اس کے ہم عمر، وجیہہ صورت، دراز قد، دائیں جانب والے کے بال ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے اور جیبوں میں ہاتھ اڑ سے وہ بھی اسی لاپرواہی سے چل رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں بے تاثر سی تھیں، تیش کا دل دادا۔ بائیں جانب چلتا لڑکا گہرے بھورے بالوں والا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں موجود پسٹل کا الٹ پلٹ کر تنقیدی نگاہوں سے معائنہ کرنے میں منہمک نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں کتھئی آنکھوں سے ملی۔ غیر شناسا چہرہ نگاہوں میں آتے ہی ان آنکھوں کی سوالیہ سی چبھن بڑھ گئی۔ عرب نے ارتکاز توڑ دیا، ٹھنڈی آنکھیں سامنے راہداری پر جما دی۔ یہ کون ہے؟ نیا لگتا ہے۔ اس نے ساتھ چلتے حرم کو کہا تو وہ ہلکا سا چونکا۔
वो दोनों ठहर गए, चेहरे मोड़कर बेसाख्ता उसे देखा। अरब को अपनी पुश्त पर उनकी पुरतबिश मुजस्सिम निगाहें महसूस हुई, तो बस एक लम्हे के लिए उसने गर्दन फेरी। दोनों जानिब खुशमगीन सा तासुर था, न पसंदीदगी न गवारी। क्या हमें इसे तंग करना चाहिए? जावियर को उसकी शिकारी आंखों का अटल तासुर कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो रुख मोड़ कर जा चुका था। हरम भी सर झटक कर आगे बढ़ गया। हर किसी से पंगा मत लिया करो जावियर, उसकी बेल्ट देखी है? उसने टोका तो साथ चलते लड़के के तेवर बिगड़े। एक लम्हे के लिए पलटकर दूर होते हुए नवारिस को भी देखा। दोनों मुखालिफ सिमतों की जानिब बढ़ गए। दो मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते वो एक तसादुम से दो चार हुए थे, और ये तसादुम बिल्कुल भी खुशगवार साबित नहीं हुआ था। ट्रेनिंग सेंटर में शेड्स तले खड़े वो दोनों उस मंजर को महजूज होते हुए मुलाहिजा कर रहे थे। जाफर ने ड्रेस पैंट की जेबों में हाथ उड़स रखे थे। सफ़ेद ड्रेस शर्ट पर कोट पहने वो तालुत के साथ इस्तादा था। तालुत अलबत्ता उसके बरक्स ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। उम्मीद करता हूँ कि हमारे लड़के एक दूसरे का खैर मकदम करेंगे, उनका साथ खुशगवार साबित होगा, तालुत ने कहा तो जाफर हंस दिया। उसने हरम और जावियर को पलटकर नागवारी से अरब को देखते देख लिया था। हम दोनों जानते हैं कि लड़के आपस में इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं। जब वो ताकत और महारत में एक से हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तालुत ने इत्तेफाक करते हुए मुस्कुराकर सर हिलाया। पेशवराना तौर पर एक दूसरे से वाकफियत रखते रखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत अरसा कबल दोस्त बन गए थे। उनकी सरगर्मियाँ एक सी थीं, उनकी जिम्मेदारियाँ मुश्तरका थीं। ये लड़का नया है? उसका इशारा अरब की जानिब समझकर जाफर ने सर हिलाया। वो एक बार उसके मरकज़ आया था और तब उसे अरब का चेहरा वहाँ नजर नहीं आया था। क्या हुआ उसके साथ? माँ को मार दिया इसकी, बेतासुर लहजे में इतला दी। तालुत कुछ लम्हात के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। एक सदमाती तासुर दरमियान में हाइल हो गया। ये माओ को ही क्यों निशाना बनाते हैं हमेशा? वो कमजोरियाँ जानते हैं, इसीलिए उन्हीं को निशाना बनाते हैं। धूप की तमाज़त हनूस थी। चंद पल वो दोनों शूटिंग सेंटर में होती हुई मश्क को खामोशी से देखते रहे। मैं चाहता हूँ तुम अरब की शूटिंग स्किल्स पर काम करो। उसके कहने पर तालुत चौंका, आंखों में कम फहमी लिए उसे देखा। बाकी लड़कों को मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए चाहता हूँ कि तुम उसकी तरबियत करो। तालुत चंद पल पुरसोच नजरों से उसका चेहरा देखता रहा, फिर सर अस्बात में हिलाया। क्या तुम उसे तरबियत की गर्ज से यहीं हॉस्टल में ठहरने का इजाज़त दोगे या फिर शूटिंग सेंटर में? मैं तुम्हें एक निजी शूटिंग सेंटर का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गन्स के मामले में तुम इसकी तरबियत करो। आगे हम किसी कोताही और किसी अमीक सी कमज़ोरी के भी मुतहमिल नहीं हो सकते। उसके मुतालबे पर वो चंद गहरी नज़रें अतराफ पर डालता हुआ सोचता रहा, फिर सर हिलाया। ठीक है, कब से शुरू करना है? कल से। उस दिन वो सब वापस लौट आए थे। उनकी तालीम का बाकायदा तौर पर कल से आगाज़ होना था। उस रात वो उसके कमरे में आया तो अरब ने महज एक आबरू उठाकर उसे देखा। जाफर ने एक गन उसकी जानिब उछाली तो उसने अगले ही पल हाथों को हरकत देते हुए उसे बर वक्त ही थाम लिया था। हैरत समाये हुए चेहरा झुकाकर पहले उस हथियार को देखा जो वजन से बिलाशुबा असली लग रहा था, फिर उन्हीं हैरान आंखों से जाफर को देखा। कल से तुम्हारी शूटिंग क्लासेस हैं, शाम के वक्त शार्प 5 बजे तैयार रहना। उसका सवाल सुने बगैर दरवाज़ा बंद करता हुआ पलट गया तो अरब हाथ में थामी हुई उस बंदूक को देखे गया। दिन गुजरते रहे, रातें सुकड़ती रहीं, हर शय अपने मदार में सफ़र करती एक नातमाम होने वाले दवाम की सूरत मुस्तकबिल की जानिब कदम उठा रही थी। वो एजेंसी में वाक़ उस स्कूल में ज़ेर तालीम थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी ट्रेनिंग में महारत का अंसर नुमाया होने लगा था। वो अपने काम और माफिया रिंग्स की गुत्थियों को समझने में ताक होते जा रहे थे। निजी शूटिंग क्लब में तालुत के साथ उसकी क्लासेस बाकायदगी से हो रही थीं, लेकिन उसे बंदूकों से ज़्यादा हथियारों में दिलचस्पी थी। तुम्हें गन्स नहीं पसंद? एक दिन मश्क करने के बाद तालुत ने पूछा तो वो चौंका, पलटकर उसे देखा। वो हाथ सीने पर बांधे बैठा था, अरब कतारों के सामने खड़ा था और उसके सामने लेन में एक पुतला लटका झूल रहा था। निशाना पक्का होने के बावजूद भी तालुत से उसकी गैर दिलचस्पी छुपी नहीं रह सकी थी। उम्र के 18वें साल में दाखिले के बाद वो कदरे बड़ा बड़ा लगने लगा था। आवाज़ भारी हो गई थी और बाल अब पेशानी पर एक खम की सूरत गिरने लगे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गन चलानी आती है, बस वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ऐसा ही है ना? वो एक बार फिर बोल उठा। उसने कोई जवाब ना दिया। यूं ही एक जानिब बने हुए संगी बेंच पर बैठकर
नाकाबिले दिखौल दीवारों को देखे गया। बंदूक एक जानिब रख दी। वो ग्लॉक 17 थी, एक सेमी ऑटोमेटिक गन, दुनिया भर में सेफ्टी ड्रिल्स की खातिर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल। मुझे वाइट हथियार, खंजर और उस किस्म के हर नुकीले तेज़धार हथियार को अमूमी तौर पर वाइट वेपन्स या फिर ब्लडेड वेपन्स कहा जाता है, ज़्यादा पसंद है। तालुत दोनों अतराफ हाथ रखे हुए गर्दन मोड़े हुए उसे ही देख रहा था। उसने अरब को 13 साल से 18 साल तक की मुसाफतों को तय करते देखा था। उसकी संजीदगी, मतानत और कमगोई के बावजूद भी अरब की बहुत सी पसंद नापसंद उससे मख्फी ना रह सकी थी। और वाइट वेपन्स पसंद करने की वजह क्या है? क्योंकि वो बआसानी ट्रेस नहीं किए जा सकते, वो सुराग नहीं छोड़ते। तुम्हें सुराग छोड़ देने से डर लगता है? इश्तियाक से पूछा। अरब ने सरनफी में हिलाया। ख्वारी नहीं पसंद, कौन कहाँ तक बच सकता है? शाह ने उसकाते हुए कहा। तालूत ने आबरू ऊंचे करके सर हिलाया। ऐसा नहीं है कि वाइट वेपन्स ट्रेस नहीं किए जा सकते। पकड़ने वाले पकड़ने पर आए और सुराग को सूंघने वाली अपनी हिस्से शमा को बरोए कार लाएं तो कोई हथियार अपना निशान नहीं खो सकता। लेकिन बहरहाल तुम्हारा तजुर्बा ये भी दुरुस्त है, ब्लेड्स मुश्किल से पकड़े जाते हैं। और ये भी सच है कि कोई कहीं तक भी बचे आखिरकार पकड़ा जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। उसने सब्ज आंखें फेर कर उसे देखा। उसका अंदाज जाफर और मालिक के अंदाज से कदर मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में एक आलोही सी नरमी हुआ करती थी जो अरब को बहुत ही भली मालूम होती थी। वो ठंडे आसाब का शख्स था, गहरी आंखों से अंतर तक जांच लिया करता था। अगर कोई तुम्हारी जान लेने आए और तुम्हें खंजर तक की मोहलत ना दे तो पिस्टल को अपनी पहली तरजीह रखना। मरना किसी भी हाल में ममनू है। मरना नहीं, बस पहले मरना ममनू है। उसकी तुरंत तस्दीक करने पर तालूत के आबरू ढलक गए थे। अरब ने लम्हे भर के लिए उसे लाजवाब कर दिया था। तुम भी जानते हो और मैं भी कि इतनी तैयारी महज इसीलिए है ताकि हम उनसे पहले ना मर जाएं, जिन्हें हमसे पहले मरना चाहिए। वो कहकर उठ गया। उसका रुख अब खारजी दरवाजे की जानिब था। तालूत चंद सातों के लिए संगी बेंच पर बरासमान यूं ही बैठा रहा, बिना जंबिश के। फिर वो गहरी सांस लेकर सीधा हुआ। फिजा में कसाफत भर गई थी। उन कम उम्र बच्चों के मुंह से ऐसी खौफनाक बातें सुनकर अक्सर वो यूं ही गुंग बैठा रह जाता था। मरकज उनका घर बन गया था। वो सब वहाँ अब सीनियर्स थे और उनके मातहत बहुत से नए लड़के आ चुके थे। आजकल हर जानिब ये खबरें गर्दिश करने लगी थीं कि मालिक शादी कर रहा है। वो अब सीनियर्स होने की वजह से बालाई मंजिल पर मुंतकिल किए जा चुके थे। कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाता, मरकज़ की दर्जाबंदी आज भी रोज़े अव्वल के मानिंद रोशन थी। वो अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बरासमान पेट खोले हुए गर्दन तिरछी किए मुनम्मिक से लिख रहा था। उसी पल किसी ने ढार से दरवाज़ा खोला। उसने चौंके बगैर महज आबरू उठाकर देखा और फिर से अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गया। एमन था और यूं ही धड़ल्ले से आकर उसके बेड पर दराज हो गया था। यह उसका और अरब का मुश्तरका कमरा था, लेकिन वह अपने बेड पर बैठने के बजाय हमेशा उसके बिस्तर को तरजीह दिया करता था और जवाबन अरब से सख्त सुस्त सुनने को मिलती थी। मगर वहाँ एमन को फिल वक्त कोई परवाह नहीं थी। मालिक शादी कर रहा है, उसने किसी को भी मुखातिब किए बगैर कहा। जवाब नदारत। सुना है वो किसी रूसी लड़की से शादी कर रहा है। फिर से तवज्जो लेनी चाहिए मगर नाकामी। उसने सर उठाकर देखा। ऐसा भी क्या लिख रहे हो तुम? फौरन उठकर उसके जर्नल में झांकने के लिए गर्दन आगे की तो अरब ने एक लम्हे की देर के बगैर राइटिंग पैड को बंद किया। मेरी चीज़ों में झांकना बंद करो, झड़क कर कहा। मालिक शादी कर रहा है, उसने फिर इतला दी। सामने बैठे ट्राउजर शर्ट में मलबूस लड़के ने तेवरा कर उसे घूरा। ठीक है, कर रहा है तो करने दो, मुझे क्यों बता रहे हो? वो एक रूसी लड़की से शादी कर रहा है। आंखों को फैलाकर कदर ड्रामाई अंदाज में अपनी बात दोहराई तो अरब ने गहरा सांस लिया। वो पाकिस्तानी नसादर रूसी लड़की है और हमें उससे बिल्कुल सरोकार नहीं होना चाहिए कि वो किस कौमियत की लड़की से शादी कर रहा है। अब मेरा सर मत खाओ। लेकिन मुझे पाकिस्तानी लड़कियां ज़्यादा पसंद हैं। तो तुम शादी नहीं कर रहे हो, मालिक कर रहा है। अपनी शादी का जिक्र चाहे किसी भी अंदाज में किया गया हो, एमन को शर्माने पर मजबूर कर गया था। मैं तो पाकिस्तानी लड़की से ही शादी करूंगा, गुलाबी रुखसार लिए उसने ऐलानिया बताया। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि डिमांड्स रख सको। इसी बात पर शुक्र अदा कर लेना कि कोई लड़की तुमसे शादी करने पर राजी हो रही है। उसकी शर्माई लाजाई सी मुस्कुराहट
अगले ही पल अरब की हकीकत पसंदाना तबसरे पर गायब हो गई थी। मुझसे हर लड़की शादी करना चाहेगी, मुस्तकबिल का वकील हूँ, हैंडसम हूँ, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता हूँ। जी जी, बहुत हैंडसम है आप। बेहतर यही होगा कि आप अभी मुझे डिस्टर्ब ना करें। फौरन रुख फेर लिया। कल हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जाफर को हम सब ने मना लिया है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हम सब जाफर से बातें मनवाने के फन में ताक हो गए हैं? उसने फिर गर्दन जरा आगे करके उसे इस्तफसार किया। अरब ने चूंकि राइटिंग पैड फिर से खोल लिया था, इसीलिए सर उठाकर उसे देखना गवारा ना किया। सुन ना यार। अपना नज़रअंदाज किया जाना उससे मजीद बर्दाश्त न हो सका, तो उसने आगे बढ़कर अरब का कलम उचक लिया। वो अगले ही पल कुर्सी पर घूमा था। ये मुझे वापस करो। सख्त नज़रों से तंबी की, साथ ही कलम के लिए हाथ फैलाया था। नहीं करूँगा, पहले बताओ, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? जाफर हमारा चचेरा भाई नहीं है एमन, यकीनन यह हुक्म उसे मालिक की जानिब से ही दिया गया होगा। अपनी कियाफा शनासी के जवाब में ऐसी मंतक मौसूल होना उसे कतन नहीं भाया था। कलम उसकी मेज़ पर रख पटक कर बाहर की जानिब बड़बड़ाता हुआ बढ़ गया। रात गए तक वक्तन फ़वक्तन सबने उसके कमरे में झांक कर मालिक की शादी की इत्तला अलग अलग अंदाज से दी थी। मालिक शादी कर रहा है। मालिक अपनी गैर मुल्की गर्लफ्रेंड को बीवी बनाना चाहता है। मालिक को आखिरकार अपना घर बसाने का ख्याल आ ही गया। मालिक अब हर गैर मुल्की दौरे पर रोज जाया करेगा। मालिक को लगता है वो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकता है। ये सुनकर ना चाहते हुए भी वो हंस दिया था। मालिक नस्ली एतबार से अरबी है, किसी एक ने झांक कर कहा, तो वो दरवाजे में चेहरा निकाल कर खड़े लड़के को देख कर रह गया। मालिक ना हो गया, अस्तबल में बंधा हुआ घोड़ा हो गया। अस्तगफार। अगले दिन वो सब शॉपिंग करने के लिए शहर रवाना हो गए थे। रोशनियों, रंगों और जिंदगी के हर रम से मजीन मॉल अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ जगमगा रहा था। वो शॉपिंग से फरागत के बाद फूड कोर्ट की जानिब चले आए। खूब सैर हो लेने के बाद वापसी की तैयारी थी। उनकी सवारियां सड़क के पार खड़ी थीं और उन्हें दरमियानी शाहरा अबूर करके वहां तक पहुंचना था। सब दो दो तीन तीन की टोलियों में बटे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मगरिब ढलने में कुछ वक्त बाकी था। हर जानिब नारंगी रोशनियों का मनाक्स होता हुआ अक्स जर्द होकर खस्ता पड़ रहा था। वो सबसे आखिर में चल रहा था। यकायक सड़क के अतराफ में इस्तादा कतार दर कतार घनेरी दरख्तों के सामने एक मंजर नजर आया, तो उसके कदम यकलख्त ही जमूद का शिकार हुए। वो 3 इंसान थे। दरमियानी उम्र के आदमी के दाएं बाएं जानिब 2 कम उम्र लड़के थे। वो आदमी मुस्कुराते हुए ठहरा, फिर एक का माथा चूमा और दूसरे के सर पर हाथ फेरते हुए उसका बस्ता हाथ में उठा लिया। वो शायद ट्यूशन से घर लौट रहे थे और अपने बाप से बेदरीक बातें कर रहे थे, जिन्हें वो हर बार सर के खम से हौसला अफजा सा जवाब देता। बहुत ही तवज्जो से सुन रहा था। कुछ था उस मंजर में जो उसकी बसारत को धुंधला कर गया था। दिल में कई सुइयां पेवस्त हुई थीं। उसकी आंखें जलने लगी थीं। हाथों में लटके शॉपिंग बैग्स का वजन गहरा हो गया था। वो उस मंजर से नजरें चुराने में नाकाम रहा। हवा के दोष पर उसकी पेशानी पर गिरें बाल लहराए थे। हलक में आंसुओं का गोला सा बन गया था। गिरें इतनी तंग हुई थी कि उसका हलक दुखने लगा था। ऐमन ने बेइख्तियारी ठहर कर पीछे देखा। निगाहें अरब के नज़रों के ताकुब में भटकी। बाप और बेटे की वालिहाना मोहब्बत का मंजर। वो चौंका, चेहरा मोड़कर अरब को देखा, जो नमनाक आंखों से उस मंजर को यकतक ही देखे जा रहा था। उनके रुकते ही सब आहिस्ता आहिस्ता रुक गए थे और अब उन सब पर आश्कार था कि अरब क्या देख रहा है। ऐमन ने उसकी जानिब कदम उठाए, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो फिर भी साकित ही रहा। बस एक आंसू टूटकर रुखसार पर फिसला था। उसे उस आंसू के फिसल जाने पर हैरत हुई थी। तारीकियों ने जज्बात को सालिम निगल लिया था, लेकिन कुछ था जो आज भी राख होने के बाद देख रहा था। उसकी हिद्दत से सीने में धोंकी चल रही थी और तकलीफ वापस ऊद आई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब साथी उसके जाने पलट आए। ऐमन के गिर्द हल्का बनाकर उन दोनों से लिपट गए थे। तकलीफ बताई नहीं गई थी, फिर भी महसूस हो गई थी। वो साथ रह रहे थे। कैसे मुमकिन था कि उनका एक साथी अजियत में होता तो वो महसूस ना कर सकते? सड़क के अतराफ में जाफर ने उन सबको पलट कर देखा। आंखों में पहले ताज्जुब ने सर उठाया और फिर नरमी उदाई थी। सर झटक कर आगे बढ़ा और उन्हें कुछ लम्हात यूं ही दान कर दिए। उस रात वो सब वापस पलट आए थे। किसी ने उसे जिस करना मुनासिब न समझा। वो अपने कमरे में बेड पर दराज छत पर झूलते हुए पंखे को वीरान आंखों से देखता रहा। बार बार आंखें रगड़ता, गीली पलकें झपकाकर
मंजर बदलना चाहता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जो मंजर आंखों में बस जाए उसे कोई कैसे बसारत से नोच कर अलहदा कर सकता है। उस रात उसे खैबर जान बहुत याद आए, जरवली बहुत याद आया, अपने घर का सहन, उससे आगे का सरसब्ज कता, उस कित्ते में लहलाते हुए फूल और उन फूलों की महक ने उसे उठाकर बैठा दिया। एकदम उसे एहसास हुआ कि फिजा में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। वो उठकर खिड़की की जानिब चला आया था। उसका पट वाकिया और आगे झुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसी पल ऐमन ने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे खिड़की पर यूं झुका देखा तो तेजी से उसके आगे आया। वो निढाल सा सांस ले रहा था। तुम ठीक हो? तशवीश से पूछा। उसने महज सर हिलाया। हलक खुश्क था और होंठों पर खुश्की के बास पपड़ी सी जम गई थी। ऐमन ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया, साइड टेबल पर रखे हुए जग से गिलास में पानी उंडेला और उसकी जानिब बढ़ाया। वो तेजी से पानी पी गया। दिल कानों में धड़क रहा था और खून का दौरानिया रगों में तेज हो रहा था। उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक है? वो उसके साथ बैठा हुआ बगौर उसका चेहरा देख रहा था। उसकी रंगत जर्द थी और आंखों में ना महसूस सी नमी। उसने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया था। ऐमन उसे देखता रहा, दुख से, अफसोस से। तुम हर रात ख्वाब से डर कर उठ जाते हो। तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, अरब। उसने बेरौनक आंखों से ऐमन की जानिब देखा, जो परेशान होकर उसे ही देख रहा था। ऐमन उसके ख्वाबों के बारे में जानता था। उसका अंदाजा उसे आज से पहले तक नहीं था। पानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता ऐमन। पानी? हाँ, पानी। बहुत सारा पानी होता है मेरे ख्वाब में, खून आलूद नमकीन पानी। वो मुझे हमेशा भिगो देता है। मैं जितना भी बचना चाहूँ हमेशा भीग जाता हूँ। मुझे लगता है वो पानी मेरे हलक से मेरे फेफड़ों में उतर रहा है। मुझे सांस नहीं आता। सांस के साथ पानी नाक और दिमाग तक चढ़ता है तो मेरे लिए हर शय धुंधला जाती है। वो इतने तवील मुकालमे नहीं किया करता था, लेकिन इस पहर के मुजम्मिल होने के बाद जाने कैसे बोल रहा था। ऐमन की आंखों में फिक्र सवा होने लगी। ये ऐसे ठीक नहीं होगा अरब, तुम्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। उसने हथेलियों से आंखें मसली, जाने क्यों पलकें बार बार नम होती थीं। चंद पल वो हथेलियाँ यूं ही आंखें पर रखे हुए बैठा रहा। साथ बैठे हुए लड़के को उस पर तरस आया। तुम मालिक से कहकर एक बार अपने बाबा और भाई से मिल क्यों नहीं लेते? उसकी तजवीज़ पर अरब ने सर नफ़ी में हिलाया। आंखों की सुर्खी गहरी होने लगी थी। एक बार मिलने में क्या कबाहत है? वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेंगे। बोला तो आवाज़ में ठहराव होने के बावजूद भी जब्त की लर्जिश हिलकोले ले रही थी। क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अपने बेटे से मिलना ना चाहते हों। उसने नरमी से तरदीद की थी। मैं उनके लिए खतरा साबित हो सकता हूँ। मेरा छोटा भाई स्टेज पर ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया था। एक पल के लिए ऐमन कुछ बोल ही ना सका। तुम कैसे किसी के लिए खतरा साबित हो सकते हो? जैसे वो उनका बेटा है, तुम भी बेटे ही हो। ऐमन की आखिरी बात जहर में बुझे हुए तीर की मानिंद उसके रगों में जलन बर्पा कर गई थी। बमुश्किल थूक निकलकर हलक में लगती हुई गिरह को निकला। जरवली छोटा है, उसे हिफाजत की ज़रूरत है। मोरे भी हमेशा उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि वो बहुत लापरवाह और ज़िद्दी था। उसके तवज्जी पेश करने पर ऐमन की पेशानी शिकन आलूद हुई, आंखों में नागवारी उभरी। तो उसे ज़रूरत है, तुम्हें नहीं है? वो छोटा है ऐमन। तुम भी छोटे थे अरब। उसने दोबदू तल्ख लहजे में कहा तो वो चुप रहा। मैं कभी छोटा नहीं था। अजीब से लहजे में कुछ लम्हात बाद कहा तो ऐमन उसे देखकर रह गया। उस एक जुमले में इतनी अजियत पनाह थी कि वो तरहम आमेज निगाहों से उसे देखता रह गया था। जो बड़े होते हैं उन्हें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। किसी सवाल की गुंजाइश नहीं होती, किसी उज़्र की हैसियत बाकी नहीं रह जाती। लाइट ऑफ कर देना। बेड पर सिमट कर लेटते हुए उसने कहा और फिर करवट दीवार की जानिब ले ली। ऐमन चंद पल बैठा उसे देखता रहा। कुछ पल बाद उसे स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बत्तियां गुल होने की आवाज़ आई थी। फिर दरवाज़ा खुलकर बंद होने की। वो उसे कुछ वक्त देना चाहता था। बिस्तर पर करवट लेकर लेटे हुए अरब ने आस्तीन से आंखें रगड़ी। रुके आंसू बहने लगे थे। वो उन्हें हर गुजरते हुए लम्हे में रगड़कर साफ करता था। जो बड़े हों वो भी तो कभी छोटे होते होंगे ना। कमरे में अब उसकी मध्यम सिसकियां सुनाई दे रही थीं। स्टडी की फिजा में ठहराव वाक़ था। खैबरजान संजीदगी और कदरे खाली चेहरे के साथ फाइल्स के पेदर पर वार गर्दानी करते हुए दस्तखत करते जा रहे थे।
گزرتے ماہ سال میں وہ اپنی نرمی کھو چکے تھے، ان کے وجود میں بس ایک خلا باقی رہ گیا تھا۔ اپنے آپ کو کاموں تلے رون کر وہ زندہ رہنے کو زندگی کہنے لگے تھے۔ اسی پر ٹیبل پر دھرا ہوا ان کا موبائل بج اٹھا۔ وہ چونکے، قلم ہولڈر میں رکھا اور موبائل اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ نمبر شناسا ہونے کے باوجود بھی ان کی انگلیوں کے محرکات میں سستی سی آ گئی تھی۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے آہستہ سے فون کان سے لگایا۔ چند پل دوسری جانب خاموشی حائل رہی۔ کیسے فون کیا؟ انہیں اپنی ہی آواز میں اجنبیت محسوس ہوئی تھی۔ دوسری جانب مالک اپنے آفس میں سربراہی کرسی پر براجمان شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آفس میں مبہم اندھیرا تھا۔ اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ایمن اس سے ملنے آیا تھا۔ عرب کی بگڑتی ہوئی حالت اور اس کے بڑھتے نائٹ میئرز کی بابت اسے آگاہی دینے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک درخواست بھی کر گیا تھا کہ عرب کو اپنے باپ اور بھائی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ ایک یہی معقول حل تھا اس کی حالت درست کرنے کا۔ اسی سلسلے میں کچھ سوچ کر مالک نے فون نگاہوں کے سامنے کیے خیبر جان سے رابطہ کیا تھا۔ ان تمام گزشتہ سالوں میں اس نے کبھی خیبر سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی دوسری جانب سے ایسی کسی پیش قدمی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی مالک حیران ہوا کرتا تھا کہ کوئی باپ اتنی سنگ دلی برتنے کا متحمل کیسے ہو سکتا ہے۔ نمبر پرائیویٹ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ دوسری جانب خیبر نے سانس لیا۔ ان کے دل پر جانے کیوں وزن گہرا ہونے لگا تھا۔ آپ کو اپنے بیٹے سے ایک بار مل لینا چاہیے خیبر صاحب، وہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے۔ اسٹڈی میں براجمان خیبر کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا ہو رہا ہے اسے پینک اٹیکس آتے ہیں اور وہ ہر 2 دن بعد خواب سے ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔ ہم فی الحال اس کا علاج کروا کر نظروں میں نہیں آ سکتے، لیکن آپ سے مل لینا شاید اسے کچھ قوت بخش سکے۔ ناک کو چٹکی میں لیے وہ کہہ رہا تھا اور خیبر دم سادے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ چند پل دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ میں اس سے نہیں مل سکتا، خیبر کی آواز ابری تھی، اور اس آواز میں موجود اٹل تاثر پر مالک لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملنا چاہتے؟ اس نے جیسے یقین دہانی کے لیے دوبارہ دہرایا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کو ڈر ہے کہ کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ملاقات بہت پرائیویٹ ہوگی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس سے نہیں مل سکتا۔ مالک چند پل بالکل چپ ہو گیا۔ پہلی بار اسے عرب کے معاملے میں گہری تشویش نے آن گھیرا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ضمیر کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ میرا بیٹا ہے جسے میں اپنی زندگیوں سے نکال چکا ہوں۔ اب میں اس کے سامنے جا کر اپنا ضبط کھونے جیسی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مالک، میں یہ نہیں کر سکتا۔ شکستی اور نم لہجے میں دی گئی وجاہت جیسے مالک پر گھڑوں پانی ڈال گئی تھی۔ وہ اس تعلق کے جذباتی پیچیدگی کو سمجھنے میں کوتا نظری کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا چھوٹا بیٹا بھی نہیں ملنا چاہے گا عرب سے؟ اگر آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں تو اسے ملنے کے لیے بھیج دیں۔ کسی ایک فیملی ممبر کا ملنا عرب کو تقویت دے سکتا ہے، وہ بالکل تنہا ہے۔ مبہم تاریکی میں براجمان وہ اب معاملے کی حساس نوعیت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیبر کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھیج لیا۔ زرولی کے عرب کے لیے پنپتی ہوئی بدگمانی اور نفرت کے ذمہ دار وہ خود تھے۔ اب وہ کیسے زرولی کو اس سے ملنے پر راضی کر سکتے تھے؟ یہ ناممکنات میں سے ایک تھا۔ وہ بھی نہیں ملنا چاہتا۔ میرا چھوٹا بیٹا عرب کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے لہجے میں نمی تھی اور ناک دیکھ کر سرخ ہو رہی تھی۔ مالک نے رن سے فون کو دیکھا تھا۔ ایسا بھی کیا قصور تھا اس لڑکے کا کہ اس کا اپنا گھرانہ اس سے تعلق رکھنے سے خائف تھا؟ اس کی امید مت توڑیں، وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ایک دفعہ اس سے ملنے آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سب اسے کھو دیں۔ اتنا کہہ کر اس نے خیبر کی مزید وجاہت سنے بغیر ہی فون سامنے ڈال دیا تھا۔ دوسری جانب خیبر جان نے 2 انگلیوں سے آنکھیں مسلی اور فون کان سے ہٹا دیا، لیکن اگلے ہی پل کسی کی موجودگی پر وہ ٹھٹکے تھے۔ زرولی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے گہرے بھورے بال ماتھے پر گر رہے تھے، آنکھوں میں گلابی سی ٹھنڈک تھی۔ وہ 17 سالہ نو عمر خوش شکل جوان ہو چکا تھا۔ اس کا قد دراز ہو گیا تھا اور اب خیبر کو اسے گردن اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ زرولی، تم؟ مجھے عرب سے ملنا ہے، اس نے مکانے کے انداز میں کہا۔ خیبر جان کو چند لمحے لگے تھے خود کو سنبھالنے میں۔ بیٹا تم؟ میں نے کہا مجھے عرب سے ملنا ہے، چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔
اس کی سانسیں تیز کے بعد تیز تھیں اور چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ سوری، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہم آپس میں اتنے بے تکلف نہیں ہیں کہ آپ مجھ سے میرے معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ بدلحاظی سے کہا، زرولی میں تمہارا باپ ہوں تو باپ رہیں، میرے سر پر سوار مت ہو۔ مجھے عرب سے ملنا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں اور آپ کو اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں تو مجھے اس سے ملوائیں۔ وہ تنفن کرتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ خیبر کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ ریشم کو کھو چکے تھے، عرب کو بنباس کاٹنے بھیج چکے تھے، لیکن زرولی نہیں۔ اب زرولی کو خود سے الگ کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ اسی پل انہوں نے فون اٹھا کر نمبر ملایا۔ گیلی آنکھوں سے اسٹڈی کے راستے کو دیکھے گئے جہاں سے وہ ابھی ابھی گزر کر گیا تھا۔ اگلے ہی پل کسی نے ان کا فون اٹھا لیا تھا۔ اگلے ہفتے مرکز میں ٹریننگ اپنے عروج پر تھی۔ پنچنگ بیگز پر ضربے لگنے کی دبی دبی سی آوازیں، پھولی سانسیں، پسینہ، تپش۔ وہ ہاتھوں پر سفید پٹیاں لپیٹے، جنجیر سے لپٹے چمڑے کی بیگ پر پوری قوت سے مکے مار رہا تھا۔ سیاہ بنیان سے اس کے کسرتی بازو نکل رہے تھے، پیشانی عرق آلود تھی اور بال اس پر چپک گئے تھے۔ آنکھوں کے آگے سرخ دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اسی پر جعفر نے اس کے سامنے جھولتا ہوا بیگ روکا۔ وہ چونک کر ٹھہرا، دھند انکا ہوئی۔ جعفر کا چہرہ نظروں کے سامنے ہوا۔ خانے میں چلو، تمہارا بلاوا آیا ہے۔ آس پاس مشق کرتے ہوئے لڑکے ٹھہر گئے۔ بلاوے کا مطلب تھا کسی اپنے سے ملاقات۔ تو کیا عرب سے اس کا کوئی اپنا ملنے آیا تھا؟ ان سب نے آپس میں نگاہوں کا متبسم سا تبادلہ کیا۔ وہ اس کے لیے خوش تھے، لیکن ان سب کے برعکس عرب ناسمجھی سے جعفر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے سفید پٹی والی انگلی اپنے جانب پھیر کر پوچھا تھا۔ جعفر نے سر ہلایا۔ اگلے لمحات میں وہ نشیب میں اترتے ہوئے جینے عبور کر رہا تھا۔ جعفر اس سے آگے تھا۔ نیچے اترتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہاں سلاخیں گڑی ہوئی تھیں، میخوں کی مانند۔ تہخانہ اندھیرا تھا، محض سلاخوں کے اوپر جھولتے ہوئے سفید بلب روشن تھے۔ اس جگہ کو دو حصے میں منقسم کیا گیا تھا۔ مستطیل سلاخوں کے دونوں جانب کرسیاں لگی تھیں۔ وہ ملاقاتیوں کی جگہ تھی، جیسے جیل میں قیدیوں کے لیے مختص ہوا کرتی ہیں۔ جعفر نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس سے آگے اسے خود جانا تھا۔ اسے میلی سلاخوں کے پار ایک ہیولا دکھائی دیا تھا۔ جعفر اگلے ہی پل پلٹ کر جینوں کے پار غائب ہوا تو وہ آگے بڑھ آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ دونوں کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، عکس سامنے تھا۔ دونوں نے بے وقت نظریں اٹھائیں۔ سبز آنکھیں ہلکی کتھئی آنکھوں سے چار ہوئی تھیں۔ کیا کیا نہیں تھا ان نظروں میں؟ یوں جیسے ماہ و سال کا ایک صحرائی طوفان حائل ہوا ہو، یوں جیسے جنتریاں سکڑ گئی ہوں، یوں جیسے رات کی مکروا سیاہی آسمان کے پیندے سے جا لگی ہو۔ وہ چند پل بے حس و حرکت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ مورے کا خون پھیل کر ان دونوں کے دامن کو داغدار کر گیا تھا۔ جب وہ واپس اوپر آیا تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، یوں جیسے وہ بہت دیر تک روتا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کی سرخی پر مسرت کی ممکنہ صورت سوچے سب ساتھی حیران ہوئے تھے۔ وہ پٹیاں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بنا کسی سے نظریں ملائے ہوئے جینوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واپسی پر زرولی کے ہاتھ کی اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی، جبڑے بچھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں الاؤ دہک رہی تھی۔ وہ گھر لوٹا تو خیبر جان اس کے پیچھے گئے۔ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھوں میں سر گرائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ چوکھٹ میں ہی ٹھہر گئے۔ کیسا تھا عرب؟ پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ زرولی نے چہرہ اٹھایا۔ سرخ آنکھوں میں ہلکولے لیتی ہوئی بدگمانی اب نفرت میں ڈھلنے لگی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس سے اس کا حال پوچھنے گیا تھا؟ وہ جیسے ہنسا، کھوکھلی ہنسی۔ خیبر قرب سے اسے دیکھتے رہے۔ ہر آن ان کے قدموں تلے موجود زمین لرز رہی تھی۔ تم کیوں گئے تھے پھر؟ صدمے سے اتنا ہی پوچھ پائے۔ مارنے گیا تھا اسے، مسخ کرنے گیا تھا اس کا چہرہ، اپنا غصہ اتارنے گیا تھا، سنا آپ نے؟ بے رحمی سے کہتے ہوئے وہ اٹھا اور پھر خیبر کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ ریت کا بھربھرا مجسمہ بنے ہوئے ساکت رہے۔ بیڈ پر دراز عرب کی آنکھوں میں اب دکھ نہیں تھا، کرب نہیں تھا، محض ٹھنڈے گوشت کی سڑانڈ تھی جو ہر آن اس کے رگوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس کے پینک اٹیکس میں بدریز کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ مزید خاموش ہو گیا تھا۔ بھیانک خوابوں کا سلسلہ بھی بہت حد تک تھم گیا تھا۔ بقول ماہر نفسیات کے اس نے اپنی تمام تکلیف کو بلاک کر لیا تھا۔ اکثر بہت اذیتناک واقعات کے بعد انسان ایسی نفسیاتی حالت سے دوچار ہوتا ہے
کہ وہ اپنے لیے ہر تکلیف کا راستہ مسدود کر دیتا ہے۔ مالک نے اس دن کے بعد اس کے ماہر نفسیات کے ساتھ باقاعدہ سیشنز بھی رکھوائے تھے، لیکن وہ منہ نہیں کھولتا تھا، گھنٹوں بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ اس سے بات کر کے معاملہ حل کرنا اب بیکار تھا، وہ سب آہستہ آہستہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکے تھے۔ شادی سے ایک دن قبل مالک بھاری سیکیورٹی میں اپنے وجود کو اسکین کرواتا ہوا مختلف راہداریوں میں مڑا، پھر ایک شناسا آفس کے سامنے ٹھہر گیا۔ اگلے ہی پل وہ ہاتھ باندھے ہوئے مؤدب سے سامنے کھڑا تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، سانسیں محتاط معلوم ہوتی تھیں۔ آفس میں نیم اندھیرا تھا، ٹیبل کے اس پار بیٹھا ہوا ہیولا دوسری جانب رک کیے ہوئے تھا، اور مالک کی جانب اس کے نشست کی پشت تھی، ہاتھوں میں کرسٹل بال گھماتا ہوا ہیولا منتظر تھا۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اس نے کہا۔ وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، یہاں تک کہ عرب کے آبائی کلین نے اسے ڈس آن کر دیا ہے۔ ہمارا لاحلہ عمل کامیاب ہو گیا۔ اس کی آواز میں مشینی سی ہمک تھی، لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ ہیولے نے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر اسے 2 انگلیوں سے واپسی کا اشارہ کیا۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ پھر اس کی شادی کا دن آن پہنچا تھا، اور اسی شام مالک نے جعفر کو ایک مخالف مافیا رنگ کے مناظرے میں اپنی غلطی کی وجہ سے کھو دیا۔ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور اس ایپیسوڈ میں کافی کچھ ہوا ہے، لیکن میں سب سے پہلے خیبر جان کا کہوں گی کہ میں شروع سے کنفیوز تھی کہ وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اب میں عرب کا پاسٹ دیکھ کر کہوں گی کہ نہیں، صحیح نہیں تھا کہ ایک بیٹے کو بچانے کے لیے دوسرے بیٹے کی زندگی خراب کر دینا، اسے ایسی زندگی، مطلب اس کی پوری زندگی ہی بدل گئی تھی، اور اتنا سب کچھ سہا اس نے، اور کیا گارنٹی تھی کہ اس کے بعد زرولی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اب مالک کا کیا سین تھا، مطلب میں شروع سے سوچتی تھی کہ یہ عرب کے لیے اچھا تھا، اور اب یہ لاسٹ سین کیا تھا کہ کون ہے مالک سے اوپر، جس کی مالک بھی بات مان رہا ہے، اور جس کے کہنے پر مالک نے عرب کو اس کی فیملی سے الگ کر دیا۔ تو یہاں تو تھوڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے اس کا، اور میں ابھی تک بھی بولی ہوئی ہوں اسٹوری، تو مجھے نہیں یاد کہ اور کون کون تھے اس میں۔ ہاں لیکن ایک تھا جو ابھی بھی اندھیرے میں تھا ایک میٹنگ میں، اور مجھے اتنا ہی یاد ہے، اور وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے کہ کون تھا۔ اور ویسے مجھے مالک غلط نہیں لگتا ابھی بھی، اور جو زرولی نے کہا ہے کہ اسے میں مارنے گیا تھا، کہ یہاں کچھ اور بات ہوئی ہے، شاید عرب نے ہی اسے اپنے سے بدگمان کر کے بھیجا ہو کہ وہ واپس نہ آئے یہاں، کیونکہ عرب چاہتا تھا کہ زرولی سیف رہے، وہ ملنا بھی نہیں چاہتا تھا اس لیے خود سے، اور اب اس لیے اس نے ایسا کرا ہو۔ اور ایک بات اور، اس میں حرم اور زرولی بھی تھے، اور اگر آپ نے عزازیل سنی ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں آگے بھی ملیں، کیونکہ ہیلپ کریں یہ عرب کی، تو دیکھتے ہیں، اور پھر تو اور بھی مزے کی ہوگی ناول۔ باقی آپ بتائیں کہ کیسا تھا، اور جعفر کا اور عرب کا جو بانڈنگ تھی وہ کافی اچھی تھی، جو کہ طالوت کی اور حرم کی دکھائی تھی۔ تو باقی تو اچھی چل رہی ہے ناول، آپ کو کیسی لگ رہی ہے بتانا ضرور۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔